पराली का धुआं या दिल्ली का हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन का साइड इफेक्ट, एपिसोड 2। किसान तक की विशेष प्रस्तुति के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन का साइड इफेक्ट। आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं पहले एपिसोड के वो 10 तथ्य। पहला, पराली दशकों से जलती आ रही है। दूसरा, दिल्ली की जुबान पर पराली शब्द 2016 के बाद से आया। तीसरा, दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 4% है। चौथा, दिल्ली में गाड़ियां, जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी है। पांचवा, हाई पॉल्यूशन दिल्ली की घर की खेती है। छठा, दिल्ली में 365 दिन प्रदूषण बना रहता है। सातवां, दिल्ली में पॉल्यूशन का उत्पादन कभी कम नहीं होता। आठवां, दिल्ली के पॉल्यूशन में पराली का योगदान 10 दिनों तक रहता है। नौवां, 1995 में कंबाइन मशीन आने से पराली की प्रॉब्लम शुरू हुई। 10वां, अब 25 साल बाद पराली काटने की मशीन आई है। इन 10 तथ्यों को याद करने के बाद एक बार फिर किसानों के खेत का रुख करते हैं, जहां पर कंबाइन मशीनों की छोड़ी पराली की वजह से किसानों को विलेन की तरह देखा जाने लगा। किसान के पास पराली से छुटकारा पाने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि वो या तो पुराने तरीके से खेत से पराली को काट ले और पशुओं के चारे के लिए रख ले। 2-3 दशक पहले तक सभी किसान यही तरीका अपनाते रहे हैं। दूसरा तरीका ये कि एक और मशीन का इस्तेमाल करें जो पहले मशीन के आधे बचे काम को पूरा करे, जिसे सुपर सीडर और हैप्पी सीडर मशीन कहा जाता है। ये मशीन गेहूं का बीज बोते बोते पराली को टुकड़े टुकड़े करके मिट्टी में ही मिला देती है और मिट्टी में मिलकर वो टुकड़े खाद बन जाते हैं। लेकिन पहले वाले काम में बहुत वक्त भी लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है और मजदूरी पर भी खर्च बढ़ जाता है। जबकि किसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वक्त। अगर वो पारंपरिक तौर पर धान की कटाई करके पराली को बाहर निकालता है तो इसमें बहुत टाइम जाता है और किसान के पास टाइम का ही अभाव है। और टाइम के इस अभाव पर आने से पहले पराली हटाने के दूसरे विकल्प पर बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका एक नई मशीन सुपर सीडर के इस्तेमाल का है, जिससे काम चुटकियों में हो जाता है, लेकिन किसान इसका इस्तेमाल कम ही करते हैं क्योंकि इसमें खर्चा बहुत है। जबकि देश के 85% किसान छोटे हैं, किसान के पास पैसों का अभाव है। समय और पैसा, ये 2 अहम मुद्दे हैं। पहले सॉल्यूशन में खर्चा कम और समय ज्यादा लगता है, तो दूसरे में समय तो कम लेकिन पैसा खूब लगता है। ऐसे में किसान को एक ऐसा विकल्प चाहिए जिसमें खर्चा और समय दोनों ही कम लगे, जो पराली जलाने से ही संभव है। हाल ही में तीसरा विकल्प भी आया है, जिसे डीकंपोजर कहते हैं। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किसानों को डीकंपोजर से पराली को खेत में ही गला देने का विकल्प दिया। डीकंपोजर एक केमिकल सॉल्यूशन है जो खेत में छिड़कने के बाद पराली को खाद में परिवर्तित कर देता है। ये डीकंपोजर बेहद सस्ता है लेकिन समय खूब लेता है। इससे पराली को खाद में परिवर्तित होने में 1 महीने का समय लगता है। जैसा कि आपने देखा, सॉल्यूशन तो है लेकिन किसान के लिए किसी भी विकल्प को अपनाना अभी संभव नहीं। वो जो हमारा पराल है उसको कटाई करने के लिए जो भी मशीनें आती हैं, वो कोई भी मशीन 1.5 से लेकर 2.5 लाख के बीच में आती है। और 2.5 लाख रुपए एक जिम्मेदार के लिए, एक किसान के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे इंडिया में जो भी किसान है उसके पास जो ज़मीन है वो 2 एकड़ से लेकर 4 एकड़ 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं है। और वो 5 एकड़ वाला किसान 2.5 लाख का मल्चर लेगा, 2.5 लाख का एमबी प्लो लेगा, 8 लाख का 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेगा। वो इतना बड़े इम्प्लीमेंट ले ही नहीं सकता। अगर वो इतने बड़े इम्प्लीमेंट लेगा ही नहीं तो वो पराली का कैसे सोल्यूशन करेगा। पैसे का अभाव समझ में आता है, लेकिन समय का अभाव क्या होता है अब ये भी समझ लीजिए। धान काटने, गेहूं बोने में कितने दिन मिलते हैं? अब आपको समझाते हैं कि किसानों के लिए अक्टूबर-नवंबर का समय क्यों आखिर इतना कीमती है। इसे समझने के लिए हमें क्रॉपिंग पैटर्न पर जाना होगा। 20 अक्टूबर तक धान की फसल कट जानी चाहिए और 15 नवंबर से पहले गेहूं की बुआई हो जानी चाहिए। यानी दोनों फसलों के बीच अधिकतम 25 दिन का ही समय मिलता है। इन 25 दिनों के अंदर किसान को फसल काटनी होती है, पराली हटानी होती है और दूसरी फसल की बुआई करनी होती है। लेकिन अक्सर ये टाइम कम भी हो जाता है। जैसे इस साल मानसून लेट होने से मध्य अक्टूबर तक धान की फसल तैयार नहीं हो सकी। पंजाब के कुछ इलाकों में 15 नवंबर तक भी गेहूं की बुआई नहीं हो सकी। ये गेहूं के पिछले सीजन में भी दिख चुका है। गेहूं की बुआई देर से होने और लू के अर्ली अराइवल से उपज में गिरावट आ गई। इससे किसानों का नुकसान तो हुआ ही, देश भर में गेहूं आटे का दाम भी बढ़ गया।
जरा सोचिए, अगर एक बार क्रॉप पीरियड में बदलाव से शहरों में इतना हाहाकार मच गया तो ऐसा बार बार होगा तो क्या होगा। ये विंडो इतना छोटा क्यों है? आखिर धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच का ये विंडो हमेशा से ही इतना छोटा था? ऐसा नहीं था। एक समय में किसान के पास खरीफ और रबी के बीच भरपूर समय मिलता था। तो फिर अब क्या हुआ? आखिर समय का ये अकाल कहां पड़ गया? इसे समझने के लिए आज से 5 दशक पीछे लौटना होगा। साल 1965 में भारत सरकार ने देश के अन्न संकट को दूर करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जिसका जिम्मा बखूबी निभाया। 1967 से 1978 के बीच पैदावार पर जोर दिया गया और आज अन्न के मामले में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि एक्सपोर्ट से $50 बिलियन कमाने भी लगा है। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले पंजाब और हरियाणा में 2 ही फसलों की खेती होती थी, खरीफ में धान की 1 फसल और रबी में गेहूं की फसल। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में इसे 3 क्रॉप कर दिया गया और खरीफ के सीजन में धान की 1 फसल की जगह 2 फसल कर दिया गया। अब किसान साल में 3 फसलें लेने लगा। इससे पंजाब हरियाणा के किसान अप्रैल के पहले हफ्ते में पहली फसल की बुआई करके जून में ही काट लेते थे। सरकारों ने चूंकि पंजाब और हरियाणा की खेती में खरीफ की 2 फसलों को शामिल कर दिया, इससे इन 2 राज्यों में खेती के पैटर्न के साथ कई बदलाव आए। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पंजाब और हरियाणा के किसान 1 रबी की और 2 खरीफ की यानी 3 क्रॉप लेने लगे। इससे पहले किसान कुछ महीनों के लिए अपने खेत को खाली छोड़ देते थे, वो भी बंद हो गया। इसके अलावा पहले की तरह अगस्त में खरीफ की दूसरी फसल काट लेने के बाद तैयारी के लिए जो 2 से ढाई महीने मिलते थे, वो 2 से ढाई महीने किसानों से छिन गए। साफ है, एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप पर जाने के बीच का समय घट गया। जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन हाइट पर था तब तक तो ये सब अच्छा था, लेकिन 20 से 25 साल बीत गए तो पता चला कि पंजाब और हरियाणा में धान की खेती शुरू होने से वाटर टेबल घटकर काफी नीचे चला गया, क्योंकि जिस चावल की खेती पंजाब और हरियाणा के लिए अनुकूल नहीं थी, उसे ग्रीन रेवोल्यूशन में सरकार के कहने पर किसानों ने शिखर तक पहुंचा दिया। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 60 के दशक में पंजाब में धान की कुल खेती क्षेत्र के करीब 5-7% हिस्से पर ही होती थी, लेकिन अब खरीफ सीजन में 80% एरिया में धान की ही खेती होती है। इसका असर पंजाब के ग्राउंड वाटर लेवल पर भी दिखा। CRRID की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पंजाब में चावल की खेती वाले क्षेत्रों में हर साल 25 से 30 सेंटीमीटर वाटर लेवल घटने लगा था। अब हरियाणा के 142 ब्लॉकों में से 85 ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं, जहां पर पानी 100 फीट से भी नीचे तक चला गया है, जबकि पंजाब के 138 ब्लॉक्स में से 109 ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं, जहां जगहों पर वाटर लेवल 200 फीट से भी नीचे चला गया है। जाहिर है, ग्रीन रेवोल्यूशन से अन्न के गोदाम तो भरने लगे, लेकिन ग्राउंड वाटर सूखने लगा। इसी विपत्ति से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009 जारी किया और हरियाणा सरकार ने वाटर एक्ट 2009 जारी किया। इन दोनों ही कानूनों में किसानों को बाकायदा बता दिया गया कि हर साल 10 मई से पहले तक कोई भी किसान धान की बुआई नहीं करेगा। सरकार की ओर से हर साल धान बोने की डेट बताई जाएगी और दी गई तारीख से पहले बुआई नहीं की जा सकती। अब इस साल का ही उदाहरण लेते हैं। पंजाब ने 10 जून के बाद धान की बुआई की अनुमति दी और हरियाणा ने 15 जून के बाद। यहाँ पर यह याद रखना जरूरी है कि एक्ट आने से पहले बुआई अप्रैल में खत्म हो जाती थी, लेकिन इस साल 10 जून के बाद बुआई शुरू करने की इजाजत ही मिली। मतलब 2 महीने से ज्यादा का किसानों का टाइम छिन गया। और तो और इस साल बारिश भी 10 से 15 दिन देरी से छूटी। इसीलिए समझना जरूरी है कि दिवाली मनाने के लिए किसान पराली नहीं जला रहा होता है, यह किसान की मजबूरी है। बुआई लेट होती है तो नुकसान सिर्फ किसान का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है। धान की कमी न सिर्फ हमारी और आपकी जेब पर भारी पड़ती है, बल्कि ये देश की फूड सिक्योरिटी पर भी धावा बोलती है। और यह भी गौर करें कि इस मजबूरी के हालात के पैदा होने में किसानों की कोई गलती नहीं। अगर गेहूं की बुआई पराली की वजह से देरी में होती है, इसके परिणाम निकल के आएंगे कि नंबर 1 तो जो गेहूं की बुआई है वो तो लेट होगी। दूसरा कि जो लास्ट में जो इसका झाड़ आएगा वो उसके अंदर बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में जो मौसम गर्म जल्दी हो जाता है तो दाने अच्छे से पक नहीं पाते और गेहूं की उपज में कमी आती है। ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत खरीफ की 2 फसल लेने का निर्णय सरकार और वैज्ञानिकों का था, ना कि किसानों का। इससे वाटर लेवल गायब होने लगा, ये भी किसानों की गलती नहीं थी। खरीफ की दूसरी फसल को मई महीने तक देर करने का निर्णय भी किसान का नहीं था।
इससे खरीफ और रबी के बीच की अवधि और भी घट गई। ये भी किसान की गलती नहीं थी। 90 के दशक में फसल काटने का आधा अधूरा मशीनीकरण हुआ, जिससे पराली खेत में ही रह जाती थी। ये भी किसान की गलती नहीं है। अगर पराली हटाने के पूर्ण मशीनीकरण में 25 साल लग गए तो ये भी किसान की कोई गलती नहीं हो सकती। इस बीच अगर दिल्ली का प्रदूषण आसमान छूने लगा तो ये दिल्ली वालों को खुद का दिया हुआ तोहफा है। इसमें किसान का हाथ नहीं। सरकारें 25 साल तक सोती रहीं। 2016-17 तक पराली हटाने के लिए मशीनीकरण की ओर ध्यान ही नहीं दिया। 16 के बाद जब दिल्ली में हाहाकार मचने लगा, मशीनीकरण के बारे में सोचा जाने लगा। अगर समय रहते मशीनीकरण व्यापक रूप में पहले ही हो जाता तो अब ये होड़ नहीं लगती। यहाँ पर भी किसान बेकसूर है। देखिए, अब घर के सारे बदल डालूंगा, सिर्फ बल्ब के विज्ञापन में ही हो सकता है। लाखों किसानों की लाखों हेक्टेयर जमीन पर मशीन चलानी हो तो वक्त तो लगता ही है। किसान यहाँ भी हेल्पलेस है। एक और बात, 80% किसान वित्तीय दृष्टि से मशीन का खर्च उठाने के लिए सक्षम तक नहीं है। जैसा कि आपने देखा, 60 वर्ष से किसान वो सब करता आया है जो सरकारें कहती आई हैं और अन्न के भंडार भरता रहा है। लेकिन अपनी जेब काट कर तो आपकी थाली नहीं भरेगा ना। अगले यानी तीसरे एपिसोड में आपको बताएंगे कि कैसे हरियाणा और पंजाब में पराली की प्रॉब्लम कंट्रोल में आने लगी है, लेकिन क्यों आखिर दिल्ली में प्रॉब्लम बनी रहेगी। देखते रहिए किसान तक।